राष्ट्रपति चुनाव होना है और ऐसे में अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एनडीए यूपीए से कौन यहां पर सबसे आगे है, किन नामों पर यहां पर चर्चाएं हैं और यहां का क्या चुनावी विश्लेषण है, किस प्रकार से यहां पर चुनाव किए जाते हैं। ये तो 4 राज्य चुनाव के बाद बीजेपी यानी एनडीए की जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक नजर आ रही है, लेकिन एनडीए से किसे यहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे रखा जाएगा, उम्मीदवार यहां पर घोषित किया जाएगा, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव रिजल्ट के बाद तस्वीर लगभग साफ है। बीजेपी ने 273 सीटें हासिल की, समाजवादी पार्टी 125, बीएसपी 1 और कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 4 राज्यों के चुनावी आंकड़े 2024 की झलक दिखा गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े रह सकते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में तो बीजेपी 18 राज्यों पर सरकार में है और जिसमें सहयोगी दल भी है। अगर बात की जाए कांग्रेस सहयोगी प्लस अपने दम पर 5 राज्यों में है, आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार है। इसके अलावा अन्य जो यहाँ पर जो विपक्ष रहा है जिनमें ममता बनर्जी हो या फिर अगर बात की जाए शिवसेना यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार में है, तो ये जो राज्य रहे हैं जिन पर सरकारें हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक और सांसद और यहाँ पर राज्यसभा सदस्य यहाँ पर चुनाव करते हैं और इसके भी आपको आंकड़े दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े रह सकते हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त 1369 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास यहाँ पर 762, आम आदमी पार्टी 156, बाकी अन्य आदत जिसमें अगर बात की जाए ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी है, इसके अलावा यहाँ पर शिवसेना है, इसके अलावा अन्य जो पार्टी रही है और झारखंड में कांग्रेस सरकार में। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है और बीजेपी की तरफ से किन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर चुना जा सकता है। अगर बात की जाए जिन नामों पर चर्चाएं हैं, जिन पर अगर बात की जाए तो किस समुदाय से कौन का नाम सबसे आगे चल रहा है एनडीए के तौर पर अगर बात की जाए तो महिलाओं के तौर पर आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर सकता है। मुस्लिम यहाँ पर समुदाय पर भी यहाँ पर फोकस है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान है। दक्षिण भारत को मजबूत बनाने के लिए एनडीए यहाँ पर अपना बड़ा दांव खेल सकती है। वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और अगर बात दलित वर्ग की बात की जाए तो थावरचंद गहलोत का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में एनडीए से 4 नामों पर यहाँ पर जो है बात चल रही है कि अगर किसे उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया जाए। इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। वैसे में अगर बात की जाए तो 5 महीने बाद यानी कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन है और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद ये मंथन तेज हो चुका है और यहाँ पर कभी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिन नामों पर चर्चा है, जिनमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रमुखता से यहाँ पर जो है नामों पर सहमति बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग फैसला होता है, वो सभी को चौंकाते हैं। तो क्या इन नामों के अलावा किसी अन्य नाम पर भी मोहर लग सकती है? माना यह जाता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के नाम पर भी चर्चाएं तेज देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या किसकी क्वालिफिकेशन है और किस हिसाब से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए नाम अपना घोषित कर सकती है। आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री मोदी की करीबी रही है, इसके अलावा यूपी के राज्यपाल और गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। जबकि एनडीए के कार्यकाल में भाजपा ने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को भी यहाँ पर राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था, राष्ट्रपति बने और इसके जरिए भाजपा ने देश दुनिया के मुसलमानों को संदेश देने का एक बड़ा काम भी किया था। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले अपने कार्यकाल में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बनाकर एक दूसरा बड़ा संदेश दिया था। ऐसे में इस बार भाजपा चाहेगी कि महिला राष्ट्रपति बनाकर 2024 से पहले महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। तो ऐसे में महिला जो कैंडिडेट है उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर आनंदीबेन पटेल की नेगेटिव बात यह है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जो उनके लिए एक यहाँ पर कठिन साबित हो सकता है जो नाम। इससे पहले भी यूपीए ने जो यहाँ पर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति यहाँ पर महिला उम्मीदवार रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति इनके द्वारा भी चुना गया महिलाओं को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए भी चुना जा सकता है, एनडीए की तरफ से भी महिला उम्मीदवार को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के यहाँ पर बुलंदशहर से रहने वाले हैं। और अगर बात की जाए तो राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसके बाद वह सुर्खियों में आए। लेकिन 3 तलाक से जैसे मामलों पर आरिफ हमेशा भाजपा की ढाल बने रहे हैं और
ऐसे में बीजेपी और आरएसएस का एक बड़ा यहाँ पर चेहरा हो सकते हैं, जो कि एक बड़ा यहाँ पर संदेश मिल सकता है। इससे अलावा की बात की जाए तो यहाँ पर 6 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुना गया है। इसमें अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया, पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनमें अगर जाकिर हुसैन का नाम है, वीवी गिरी है जो कि उपराष्ट्रपति से सीधे राष्ट्रपति चुने गए हैं, आर वेंकट रमन है, शंकर यहाँ पर दयाल शर्मा है, के आर नारायण, ये वो नाम है जो कि उपराष्ट्रपति के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिनमें अगर बात की जाए तो बड़ा नाम यहाँ पर हो सकता है। अब तक के जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिनमें जाकिर हुसैन है, फरुखुद्दीन अली अहमद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नाम आ रहा है एनडीए की तरफ से, वो है वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, जबकि मोदी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2017 से 2022 तक वो उपराष्ट्रपति हैं। और ऐसे में नायडू को ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति बनाकर भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जमीन को मजबूत यहाँ पर करना चाहेगी। तो ये एक बड़ा नाम है जो कि लगभग यहाँ पर मोहर लग सकती है। वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इनके राष्ट्रपति को बनाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर बड़ा नाम है जो कि यूपीए से शरद पवार का नाम सामने आ रहा है। अगर यूपीए जो मजबूत स्थिति में रही और उनका अगर कोई उम्मीदवार यहाँ पर रहता है टक्कर देने के लिए, तो वो शरद पवार हैं। चाणक्य माने जाते हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से महाराष्ट्र में बड़ी चाणक्य नीति के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है और सरकार फिलहाल चल भी रही है। तो ऐसे में यहाँ पर यूपीए से यहाँ पर राष्ट्रपति के बड़े उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनका नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अगर बात की जाए तो एक यहाँ पर यूपी का ही उदाहरण लेते हैं। यूपी की 403 यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं, अगर बात की जाए तो 1971 के पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाता है। और जिसका से यहाँ पर जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पर उसको पॉपुलेशन को डिवाइड एमएलए के तौर पर किया जाता है, उस यहाँ पर 1000 से गुणा किया जाता है। तो एक एमएलए की वैल्यू निकल कर आती है 208, यानी कि यहाँ पर 403 एमएलए हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार से चुनावी रिजल्ट रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 273 एमएलए हैं, यानी एक एमएलए की वैल्यू है 208। और यहाँ पर बीजेपी के पास है 273। तो 273 गुणित 8 कर देंगे तो यहाँ पर एनडीए की जो वैल्यू है वो यूपी के लिए निकल आती है, जिसमें एनडीए काफी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस केवल यहाँ पर 2 ही सीटें मिली है, तो कांग्रेस की वैल्यू काफी कम हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 403 गुणित 208, तो ये वैल्यू जो है उत्तर प्रदेश की निकल आती है। तो यहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी होता है इस राज्य को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्यसभा और यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं, जो यहाँ पर सदस्य हैं, उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5,49,495 कुल यहाँ पर एमएलए की वैल्यू होती है। और अगर बात की जाए एमपी के लिए 543 प्लस 233 जो राज्यसभा और यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं, उनको अगर काउंट किया जाए तो 776 होते हैं। और अगर उनकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो कुल एमएलए की वैल्यू है 5,49,495 और यहाँ पर डिवाइड करते हैं 776 से, तो एक एमपी की वैल्यू निकल कर आती है 708। यानी एक यहाँ पर राज्यसभा सदस्य और एक यहाँ पर जो सांसद है उसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 708। अब किसके पास कितने यहाँ पर सदस्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब यहाँ पर 300 से ज्यादा यहाँ पर जो है सांसद हैं। और अगर बात की जाए तो राज्यसभा सदस्य भी हाल ही में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर गई है। तो हर एक यहाँ पर स्टेज पर, चाहे राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए या जो सांसद में हैं बीजेपी के, तो उसमें भी बीजेपी आगे निकलती है, एनडीए आगे निकलता है। विधायकों की बात की जाए तो 1339 विधायक जो है एनडीए के पक्ष में इस वक्त हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 762 हैं। आम आदमी पार्टी 156, बाकी अन्य जो पार्टियां रही हैं उनके आ जाते हैं। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ कलेक्ट किया जाए, राज्यसभा सदस्य की बात की जाए या फिर जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं, विधायकों की बात की जाए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होती है और जिसके ज्यादा यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है उसके द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए काफी मजबूत मानी जा रही है और एनडीए से जो 4 या 5 नामों पर फिलहाल मंथन जारी है।